गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल करियर अकेडमी में। आइए हम वर्ष के पहले दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सुबह 7:30 बजे डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेगा और बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, एसएससी के एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, आसपास के जो भी सीईटी हो, पीईटी हो, जो भी एग्जाम हो, छोटे बड़े सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हम आपके करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएंगे। उसके जो एक्सप्लेनेशन होगा उसको आप पढ़िएगा। उसके साथ बहुत सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, रिवीजन करने को मिलेगा। तो आप डेली बेसिस पर इसको देखिए और अपना रिवीजन करिए। चलिए हम पहले प्रश्न पर आते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है और करंट अफेयर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा। चलिए, हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इनमें किसको सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार के बारे में बात किया जा रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, है ना? यहाँ पर उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ये 2018 से दिया जा रहा है ना? 18, 19, 20, 21, 22 और ये 2022 के लिए है। कब के लिए है? 2022 के लिए है और दिसंबर महीने में दिया जाता है। तो 5वां है और ये रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है ये 5वां है ना? ये भी याद रखना, 5वां संस्करण है और किसे दिया गया है? तो इनमें जो संस्करण है, इनमें जो नाम है, इनमें से जो नाम होगा वो हो जाएगा सुजॉय के रॉय। इनका जो सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा सुजॉय। ये पूरा नाम जो हो जाएगा सुजॉय के राय। लेकिन इनके साथ साथ और 2-3 लोगों को भी दिया गया है। 11 लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। 11 लोगों का नाम जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिनमें सुजॉय के रॉय भी हैं और भी इसके साथ 2 लोग हैं। कौन कौन है? शोभना कुमार और सुदीप सेन। प्लस शोभना कुमार, सुदीप सेन। तो इन लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना? याद रखना आप लोगों को। प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है जो उपन्यास हो, लघु कथाओं, कविता और नाटकों में भारतीय लेखकों, चाहे भारत में या विदेश में रहने में हो, प्रकाशित कार्यों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जो मूल रूप से किसी भी भारतीय आधिकारिक भाषा और बोलियों में लिखा गया है लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित है। किसी भी भारतीय भाषा में लिखा है लेकिन अंग्रेजी में अनुवादित है तो उसे दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, है ना? सुजॉय के रॉय, शोभना कुमार और सुदीप सेन को इससे सम्मानित किया गया है। अब हम इस पुरस्कार के बारे में देखेंगे। इस पुरस्कार के बारे में, तो ये जो पुरस्कार है कविता और संवेदना कहानियों के नाम इस बार रहा है। ये लिटरेरी पुरस्कार साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जो दिया जाता है, वार्षिक तौर पर $5000 दिए जाते हैं। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा और $5000 पुरस्कार राशि है। पुरस्कार की राशि दी जाती है। $5000 पुरस्कार की राशि इसमें दी जाती है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये कि जो है कितनी डॉलर पुरस्कार राशि है। तो सुदीप सेन, शोभना कुमार, सुजॉय के तीनों को कला साहित्य के ये पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? इसको याद रखना है आप लोगों को। 2018 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। ये कब से दिया जा रहा है? तो ये पुरस्कार 2018 से प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। किस मंत्रालय ने खाद्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? 8 इको पार्क आप पढ़ेंगे, है ना? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ये न्यूज है, आप वहां से ले सकते हैं। खाद्य पर्यटन किस मंत्रालय के द्वारा खाद्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क। इको पार्क का मतलब होता है इकोलॉजिकल पार्क। इको पार्क का मतलब क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल पार्क। तो किसने किया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कोल मिनिस्ट्री, कोयला मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, कोयला मंत्रालय के द्वारा, है ना? इसका निर्माण किया जा रहा है। 8 इको पार्क के निर्माण किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, 8 इको पार्क का निर्माण कोयला मंत्रालय के द्वारा किया गया है और आप लोग ये याद रखना है आप लोगों को, आपका परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर हम बात करें कि भारत में कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी हैं।
मंत्री जी कौन है? मंत्री श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी हैं। कोयला खान और, है ना, संसदीय मामलों के मंत्री हैं श्री राव साहेब पाटिल दानवे। श्री राव साहेब पाटिल दानवे, है ना, कोयला राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे, है ना, ये कोयला राज्य मंत्री हैं। खान कोयला राज्य मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे। तो ध्यान रखना, कोल मिनिस्ट्री ने 6 इको पार्क शुरू किया है। निर्माण और पर्यटन होगा, हर्बल पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, इनके मंत्रालयों के मंत्रियों के नाम आप बताइए, इन मंत्रियों के नाम याद रखिए। पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? पहला गौरी अम्मा पुरस्कार, तो पहला गौरी अम्मा पुरस्कार जो प्रदान किया जाएगा, ये एक डॉक्टर एलिडा गुवेरा। इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ए, डॉक्टर एलिडा गुवेरा। ये कहाँ की है? क्यूबा। ये क्यूबा की हैं डॉक्टर एलिडा गुवेरा, जिसको पहला गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सही जवाब ए, पहला गौरी अम्मा पुरस्कार के लिए एलिडा गुवेरा। क्यूबा की एलिडा, के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड इसको कहा जाता है। के.आर. गौरी अम्मा, के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड, के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड, है ना। तो ये जो है, ये है क्यूबा, क्यूबा की डॉक्टर एलिडा गुवेरा, क्यूबा की हैं। तो ये पहली बार ही गौरी अम्मा पुरस्कार हुआ है और इनको जो है दिए जाने की घोषणा की गई है। ये क्यूबा की एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या है? सोशल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट क्यूबा की सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनको यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा यह दिया जाता है। इसमें प्रशस्ति पत्र और $3000 दिए जाते हैं। इसमें $3000 पुरस्कार, $3000 का इसमें पुरस्कार दिया जाता है। जो पहला गौरी अम्मा पुरस्कार ये दिया जा रहा है इसमें, और यह केरल के मुख्यमंत्री द्वारा यह प्रदान किया गया, है ना, नायर स्टेडियम के ओलंपिया हॉल में, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा। यह भी याद रखिएगा, केरल के सीएम द्वारा दिया गया, दिया जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, दिया जाएगा, दिया जाएगा, है ना। तो ये होगा क्यूबा की एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा गुवेरा को। क्यूबा की राजधानी कहाँ है आप बताइए? क्यूबा की राजधानी कहाँ है? भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? भारतीय सेना ने कहां पर किया है 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में। इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, गुजरात। सही जवाब हो जाएगा सी, गुजरात इज द राइट आंसर, है ना। इंडियन आर्मी ने अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में, अहमदाबाद कैंट क्षेत्र में सैनिकों के लिए ये जो एक 3D प्रिंटेड हाउस जो है वो बनाया गया है ना, गुजरात के अहमदाबाद में। 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन कर दिया गया। इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा किया गया है इसका निर्माण, ये भी याद रखेंगे आप लोग।
तो भारतीय सेना ने अहमदाबाद में, जो गुजरात में है, अब तक की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कर दिया है। 3D प्रिंटेड है ना। ये 28 दिसंबर 2022 को इसके खोल दिया गया था। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत ही खूबसूरत आवास बनाया गया है। तो इसका हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद में 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन भारतीय सेना के लिए कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न जो होगा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल का परीक्षण सुखोई विमान से किया है? भारतीय सेना ने किस मिसाइल का परीक्षण किससे किया गया? सुखोई विमान, है ना, से किया है। तो जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। ब्रह्मोस, याद रखिएगा, है ना। ब्रह्मोस रूस के सहयोग से विकसित किया गया है। और एक खास बात ये ध्यान रखेंगे, ये जो ब्रह्मोस सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से, इसको बोलते हैं ना सुखोई, इस फाइटर जेट का पूरा नाम है सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट से, ये नाम है Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल की रेंज जो है 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल की रेंज कितनी है? 400 किलोमीटर रेंज है। इस मिसाइल की रेंज है 400 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर रेंज वाली है ना। और ध्यान रखेंगे, परीक्षण में वायुसेना के साथ DRDO, भारतीय नौसेना, BPCL और हाल भी शामिल थे इन परीक्षण में। तो इस तरीके से सुखोई 30 MKI सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद NTC वेरिएंट यानी सुखोई से इस मिसाइल को दागकर दुश्मन के जंगी जहाज़ों को डुबोया जा सकता है। तो इस तरीके से भारत की जो सेना है उसकी ताकत और बढ़ी है। तो इस तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल जो रूस के सहयोग से विकसित किया गया, भारत का सबसे खतरनाक और सबसे उन्नत किस्म का ये जो मिसाइल है, इसका हवाई परीक्षण भी कर लिया गया। ये जो बाराक है, बाराक इजराइल के सहयोग से विकसित किया गया। बाराक पृथ्वी भारत का अपना स्वदेशी है, ये भी याद रखेंगे। बाराक इजराइल के सहयोग से, जबकि पृथ्वी भारत का और अग्नि अपना भारत का स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है। निम्नलिखित में से किसने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग जो पिछला जो है मतदाता जंक्शन जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो परीक्षाओं में खूब पूछा गया है। अभी फिर से ये पूछा जाएगा कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्या है और ये किस तरीके से, किसके द्वारा, ये सारी बातें पूछी जाएगी। तो इसका ये जवाब हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, आप कह सकते हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन REVM जो है लाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग किसी काम धंधे, नौकरी पेशे या पढ़ाई से अपने क्षेत्र से बाहर रहते हैं, वो लोग भी वोटिंग कर सकेंगे इसके थ्रू। नहीं तो वो लोग वोट नहीं कर पाते थे, अपनी पढ़ाई छोड़ के या किसी भी तरीके से अपनी नौकरी छोड़ के केवल वोट देने के लिए लोग क्यों जाए, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता था। तब जो है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होगा उसके थ्रू दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी वोट देने का मौका मिलेगा, वहीं से वोट दे सकते हैं। एक और सिस्टम है कि यह एक साथ 72 क्षेत्रों को ऑपरेट कर सकता है। एक साथ जो है ये 72 क्षेत्रों को ऑपरेट कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो आज बहुत ही उन्नत क्षेत्र में काम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रस्ताव दिया है कि ऐसा किया जाना चाहिए। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय है, 3 सदस्यीय, 1989 के बाद 3 सदस्यीय बन गया, उसके पहले 1 सदस्यीय निकाय था। और इसके जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार। ये बात ध्यान रखेंगे, भारत में चुनाव कराने वाली एक जो है ना, चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने वाली संस्था है भारतीय निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाती है।
है ना। और निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद 324, अब देखेंगे 324 में है, और इसके लिए जो भाग है वो है 15, भाग 15 में आता है, अनुच्छेद 324 में आता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। तो बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाल ही में किस राज्य के मंदिरों में श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई, उसको रोक लगा दी गई है कि अब उस राज्य में जो श्रद्धालु होंगे वो मंदिर में, कहां पर, मंदिर में फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई। अब मंदिर में फोन नहीं ले जाएंगे। इससे क्या होता है, वहां पर अव्यवस्था फैलती है, भ्रष्टाचार फैलता है, तमाम बातें जो है। और ये किसने किया है, तो ये किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु हाई कोर्ट अर्थात मद्रास हाई कोर्ट ने, ये मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाई मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो फोन लेके नहीं जाएंगे, फोन पर रोक लगेगी। श्रद्धालु वहां पे मंदिर में फोन लेके नहीं जाएंगे, इस पर रोक लगा दिया मद्रास हाई कोर्ट ने। न्यायाधीश आर महादेवन और जे सत्यनारायण प्रसाद की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसका किया है, मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु राज्य को मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने वाले लोगों को मोबाइल फोन बैन करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश आर महादेवन और जे सत्यनारायण प्रसाद की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया है। कोर्ट ने राज्य हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग को यह निर्देश मंदिरों में पवित्रता बनाए रखने के लिए कहा है कि मंदिरों की पवित्रता बनाए रखी जाए। तो ये तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा, आप याद रखिएगा। हाल ही में क्रिकेट के T20 फॉर्मेट में आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ नामांकित खिलाड़ियों की सूची में किनको शामिल किया गया। T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला और पुरुष, तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी। इनमें स्मृति मंधाना और सूर्य कुमार यादव, ये ए और सी है ना। स्मृति मंधाना को T20 फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सूर्य कुमार यादव को जो नामांकित किया गया उसमें इनको शामिल किया गया है, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए हम इसको देखते हैं। T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार नंबर 1 खिलाड़ी हैं T20 फॉर्मेट के। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटरों को अगर देखा, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर तो उसमें सैम करन, सिकंदर रजा, मोहम्मद रिजवान और सूर्य कुमार यादव। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर में निदा डार, सोफी डिवाइन, स्मृति मंधाना। तो T20 वर्ष के सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर में स्मृति मंधाना को नामांकित किया गया है और पुरुष में सूर्य कुमार यादव को नामांकित किया गया है। ये बातें आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगर हम बात करें कि आईसीसी का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, तो इसकी जो सूची है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर की सूची में जो है बाबर आजम, सिकंदर रजा, टीम साउदी और बेन स्टोक्स। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर जो नामांकित उसमें कोई भी भारतीय नहीं है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में स्मृति मंधाना है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है। स्मृति मंधाना शामिल हैं, स्मृति मंधाना शामिल हैं महिला क्रिकेटर में। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेटरों की सूची में शामिल है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में एमेलिया केर, स्मृति मंधाना, बेथ मुनी और नेट साइबर शामिल हैं। अगर टेस्ट क्रिकेटर की बात करें, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो, उस्मान ख्वाजा, कगिसो रबाडा और बेन स्टोक्स शामिल होंगे। इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर बाबा आजम, साई होप, सिकंदर रजा, एडम जाम्पा। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर एलिसा हेली, शबनम इस्माइल, एमेलिया केर और नेट साइबर, है ना। तो इस तरीके से उदीयमान पुरुष क्रिकेटरों में अर्शदीप सिंह, उदीयमान पुरुष क्रिकेटरों में उदीयमान पुरुष क्रिकेटर, उदीयमान पुरुष क्रिकेटर, उदीयमान अर्शदीप सिंह,
अर्शदीप सिंह। बुद्धिमान पुरुष क्रिकेटरों में अर्शदीप सिंह शामिल हैं। इन चारों का नाम याद रखिएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहां खुला है? कहां खुला है? तो आप देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा इसका हो जाएगा गोवा। गोवा इज द राइट आंसर। गोवा बिल्कुल सही जवाब है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज गोवा में खुला है और यह उत्तरी और दक्षिणी गोवा को जोड़ेगा। यह उत्तरी और दक्षिणी गोवा को जोड़ेगा। उत्तरी और दक्षिणी गोवा को जोड़ेगा, है ना। उद्घाटन किया किसने? उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है। नितिन गडकरी ने किया, जो सड़क राज्य परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया और ये दूसरा सबसे बड़ा केबल स्थित 8 लेन ये जो है ब्रिज है जिसका नाम है जुआरी ब्रिज। जुआरी नदी पर है, जुआरी नदी पर। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया, है ना। जुआरी ब्रिज उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा के बीच एक पुल है। NH 66 को जुआरी नदी के ज्वारी भाग से, इसमें NH 66 को जुआरी नदी के ज्वारीय भाग को जोड़ता है ना। ये ध्यान रखिएगा, यह NH नेशनल हाईवे 66 से होकर गुजरेगा इससे, है ना। याद रखना, ज्वारी भाग पर यह बनाया गया है, उसी से होकर गुजरेगा। यह कोंकण रेलवे ब्रिज से कुछ मीटर नीचे है, जो 640 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ ये 640 मीटर लंबा पुल है। 640 मीटर लंबा पुल है, 640 मीटर लंबा पुल भी है। तो गोवा में है, जुआरी नदी पर। गोवा की राजधानी है पणजी। आप याद रखिएगा, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। किस देश में भारत के पूर्व राजदूत विक्रम मिश्री को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? देखो, विक्रम मिश्री चीन में भारत के राजदूत रहे थे, चीन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा चीन। चीन में 3 साल तक चीन में इन्होंने काम किया और भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। भारत में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है ना। किसको? विक्रम मिश्री को। याद रखिएगा, चीन में जो है भारत के राजदूत रहे थे, अब इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है, भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, है ना। ये याद रखना आप लोगों को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं कौन, तो वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अजीत डोभाल हैं। इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, अजीत डोभाल को। NSA बोलते हैं इनको, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA। तो ये मेन है अजीत डोभाल, और विक्रम मिश्री अजीत डोभाल को रिपोर्ट करेंगे। अपनी सारी रिपोर्ट जो है अजीत डोभाल को करेंगे। इनके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भी हैं, राजेंद्र खन्ना, पंकज शरण और दत्तात्रेय पडसलगिरकर। तो ये 3 लोग भी पहले से, है ना, ये लोग डिप्टी NSA के रूप में कार्यरत थे। राजेंद्र खन्ना, पंकज शरण और दत्तात्रेय पडसलगिरकर, ये 3 लोग हैं। अब चौथे हो गए विक्रम मिश्री। तो 4 लोग, ये इनको लेकर 4 लोग हो गए डिप्टी NSA। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में अजीत डोभाल है। तो ये विक्रम मिश्री जो 3 साल के लिए चीन में भारत के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे, है ना। ये चीन में नहीं हुए हैं, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं। लेकिन ये पूछा जा रहा है किस देश में भारत के पूर्व राजदूत, तो चीन में भारत के पूर्व राजदूत थे। वर्तमान में चीन में भारत के राजदूत कौन है? चीन में भारत के राजदूत अभी कौन है?
आप लोग ये बताइए, चीन में भारत के राजदूत अभी कौन है? प्रदीप कुमार रावत। चीन में भारतीय राजदूत, चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत, प्रदीप कुमार रावत। तो चीन में भारतीय राजदूत जो है वो प्रदीप कुमार रावत है, याद रखिएगा, है ना। और इनको विक्रम मिश्री को चीन का बड़ा अनुभव है। तो चलिए ये सारी बातें पढ़िएगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। और एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है ना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की है। तो चलिए ये सारे करंट अफेयर्स आप पढ़िए बेहतरीन तरीके से। आप लोग अपने आसपास के देशों में जो भारतीय राजदूत हैं उनके भी नाम आप याद करिए, लिखिए, पढ़िए और इसको नोट करिए। डेली प्रतिदिन अब आपको 7:30 बजे करंट अफेयर्स मिलेगा। आप डेली 7:30 बजे विजिट करिए CL कैरियर एकेडमी को। चलिए कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।